गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सागे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आदिल निज़ामी और मेरे साथ है सबीन फारूक। आदिल, आपके पास आज सुना है बहुत ही अच्छी खबर है। सुबह से आप खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर है और मैं आपको वो शो में दूंगा। अब वो खबर बता दें, क्योंकि जो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा होता। बताएं। अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए है। 15 रोज में दूसरी बार अच्छी खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है 13 रुपये 40 पैसे फी लीटर और मट्टी का जो तेल है वो 9 रुपये 49 पैसे फी लीटर कम होगा। आज इम्कान है उसका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इसका ऐलान करेंगे। आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा। इसका इम्कान है 12 बजे से पहले इसका इम्कान है कि ये कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी क्या है। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग रियली पॉजिटिव, जो कि हम ऑब्वियसली लेकिन देखिए चले 15 दिन में दूसरी बार प्राइस कम हो रहे हैं। इसका जो रिलीफ है आवाम तक भी पास होना चाहिए। जो कमोडिटीज है वो खासी महंगी है। एक सवाल का जवाब दें, ये कि आप पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए तक ले जाएं। 300 रुपए तक ले, मतलब वो अचानक ना, मतलब 150 लेट्स सपोज 150 200 है और आप एकदम उसको 300 पे ले जाएं। 300 के बाद आप हर 15 दिन के बाद ना, हर महीने में ना, कभी आप कहते हैं बरकरार और कभी आपने 15 रुपए कम कर दे, 5 रुपए कम कर दे, 3 रुपए कम कर दे, एंड देन लोग उसको सेलिब्रेट करें कि वाओ कि ये क्या हो गया। ये वाकई रिलीफ है? रिलीफ तो नहीं है, लेकिन आलमी मार्केट के मुताबिक उसकी जो कीमत है उसका तयन किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस कम होंगे डेफिनेटली आवाम को रिलीफ मिलेगा। प्राइस कम होंगे, नहीं दी जाती वहाँ पर आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। आलमी मार्केट में तो ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट है, वहाँ से हमने बाय करके पाकिस्तान में पेट्रोल लेकर आना है। इंटरनेशनली अगर हम देखें, अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो वहाँ पर रिलीफ भी दिया जाता है, किसी ना किसी तरह कंपनसेट भी किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये सबसे ज़्यादा होती है कि जिस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अगर मतलब वहाँ पर होगा कि जो अशिया होंगी, जितनी भी ठीक है आइटम्स होंगे मार्केट में, वहाँ पर भी कीमतों में कमी आती है ना। बिल्कुल, आवाम तक चीज़ों में आवाम तक पास होती है। 5 रुपये बढ़ते हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन 5 रुपये कम होते हैं तो किराए में कमी नहीं होती। हम देखते हैं सबसे पहले तो किराए जो है बढ़ते हैं। तो ये है कि ठीक है, एक खुशखबरी ये भी है कि प्याज की और बाकी कीमतों की अगर हम देखें तो वो ऑब्वियसली वो कम जरूर होगी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो उस तरह की कमी नहीं हुई जितनी कमी एक्सपेक्ट की जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब एक और अच्छी खबर है, वो जरा आप बता दें। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। एक अच्छी खबर अब आप बता दें। एग्जैक्टली, एक अच्छी खबर मेरे पास है, वो जो कि सबको पता है, मैं सिर्फ उसको रिपीट करने जा रही हूँ कि आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मायूस कुन आगाज के बावजूद पाकिस्तान का फातिहाना इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 6 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज जीत ली है। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए और पाकिस्तान ने हदफ 18 गेंदें पहले ही उन्होंने हासिल कर लिया था। बाबर आजम और रिजवान छा गए। 139 रन की शानदार पार्टनरशिप उनकी रही है और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या ज़बरदस्त, और हमेशा से इनकी पार्टनरशिप बड़ी मशहूर है और उसी लिहाज से ज़ाहिर है 42 गेंदों पर उन्होंने 75 रन की धुआंधार इनिंग्स, 5 छक्के 4 चौके उसमें शामिल हैं और बाबर के 3 गेंदों पर 3 छक्के, 1 ओवर में 4 छक्के उन्होंने कप्तान बाबर आजम। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो बाबर आजम रिकॉर्ड जो बनाते हैं। एग्जैक्टली। सो आदिल, ऐसे में देखें, अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जिस तरह हम कहते हैं वो बनाते जाते हैं, तो ऐसे में ही कप्तान बाबर आजम की बात की जाए, कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। T20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं बाबर आजम। 3 सेंचुरियों के साथ 50+ स्कोर की तादाद 39 हो गई है। क्रिकेट वैसे दोनों की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। कोहली भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम आउट क्लास बैट्समैन हैं और किंग बाबर के नाम से मतलब जाने जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। और इसके साथ भी हमने देखा है कि बाबर और रिजवान की दोनों की जो पार्टनरशिप है, दोनों की जो जोड़ी है, वो खासा इंटरेस्टिंग है। अभी देखें कि 10 बार T20 इंटरनेशनल में दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अभी हमने देखा कि जो कल मैच था उसमें भी 139 रन दोनों ने मिलकर स्कोर किए। एग्जैक्टली, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी गई है। और ज़रा जब पहला मैच हारे थे सीरीज का तो सब लोगों ने बड़ा डिस्करेज भी किया था और लोग ज़रा डिसहार्ट हो जाते हैं। क्रिकेट की जब बात होती है तो लोग डिसहार्ट हो गए थे कि ये क्यों जो है वो पहला मैच हार गए, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, बाकी 2 मैचेस जो है वो जीत गए और ऑब्वियसली बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। चलें जरा एक और अच्छी जो है वो अच्छी तो नहीं, एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी खबर है। इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन उससे पहले जरा हम मौसम की तरफ ना बढ़े। वो बहुत जरूरी है। हाँ, मौसम की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आज सारी गपशप में हम मौसम तो भूल ही गए कि मौसम बताना जरूरी है, ताकि आप आज का दिन जो है वो अकॉर्डिंगली उसको आप प्लान कर सकें। सो आज जो है वैसे तो पूरे मुल्क की बात की जाए तो गर्मी ही है, तो गर्मी के हवाले से दर्जा हरारत कितना होगा आज किस शहर में वो आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड,
काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम 27, ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। 41 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये सिर्फ एक हम टेम्परेचर बता रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी जो फील है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। कराची की बात करेंगे, कराची में कम से कम 28, ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑब्वियसली वो फील उसकी भी अच्छी खासी है। वहाँ पर भी हीट वेव जो है वो आ चुकी है और शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो अपना ख्याल रखें, गर्मी से किस तरह से वो बच सकते हैं। इसके अलावा पेशावर की बात करेंगे, पेशावर में कम से कम 25, ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में कम से कम 17, ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आज का मौसम। कोयटा में हल्के हल्के से बादल कहीं शो हो रहे हैं क्योंकि 31 डिग्री सेंटीग्रेड तो थोड़ा सा वेदर जो है वो हल्का सा बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में भी डे टाइम में तो हमने देखा ज़रा गर्मी थी, लेकिन रात को ठंडी हवाएं चल रही थी, वेदर उतना एक्सट्रीम नहीं था। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से ही खबरें आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसी से मौसम से रिलेटेड अमेरिका से खबर है आपके पास? अमेरिका चलते हैं जनाब। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तूफान आंधी की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई हैं। वायरल वीडियोज़ में इमारतों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है। तूफानी आंधी और बगोले चलने से मुतअद्दिद इमारतों के टुकड़े फ़िज़ा में उड़ते रहे और घरों का सामान भी इधर उधर बिखरा नजर आया। शदीद आंधी, इस वक्त मनाजिर भी जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये कितने मतलब स्केरी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खौफनाक मनाजिर हैं, किस तरह से पूल के अंदर चेयर्स चली गई, जो एंजॉय करने चली गई हैं और देखें किस तरह जो है इमारतों के टुकड़े जो हैं वो हम ये जो हम देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में जो घरों का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। लकड़ी के बने हुए अमूमन घर होते हैं, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं कि लकड़ी के बने हुए घर होते हैं तो बड़ी आसानी, ऑल तो बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जब इस तरह कोई साइक्लोन आता है, कोई बगोले आते हैं तो उसका वो सस्टेन नहीं कर पाते और इसी तरह बिखर जाते हैं। जो ये मनाजिर आप देख रहे हैं, 40 मिनट तक जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने शेल्टर्स के अंदर पनाह लिए रखी। जो वहाँ की मुकामी हुकूमत थी उसकी जानिब से जो हदायत दी गई थी, लोगों ने उस पर अमल किया ऑब्वियसली। तो ये आए दिन हमारे पास ऐसी खबरें आ रही होती हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात है, ये ग्लोबल वार्मिंग है जिस पे कंट्रोल करना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब एक मज़े की खबर जनाब। भूख जब आपको लगी हो तो बस फिर आप कुछ नहीं देखते कि आप कहाँ हैं और मतलब कोशिश करते हैं कोई ना कोई फूड जो है उसका तलाश कर ले। चाहिए होता है कुछ खाना। जब इंसान डाइटिंग कर रहा हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है। चलिए अमेरिका में एक भालू मियाँ जो है भूख मिटाने के लिए घर में घुस गया है, फ्रिज से तरबूज उठाकर खाने लगा है। और कैलिफोर्निया में पेश आने वाला जो दिलचस्प वाक़या, जिसकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, जिसमें भूखे रीछ को घर में रेफ्रिजरेटर खोलते हुए देखा जा सकता है। सार्फिन इस पर दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं और अपनी राय का भूख लगी, उसे समझ नहीं आई, लेकिन एक तरह से सूझबूझ देखे जानवरों की कितनी ज्यादा होती है कि उनको पता होता है कि घर के अंदर किस जगह पर कहां पर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, जिस तरह से वो घर के अंदर घुस गया और उसके बाद उसने फ्रिज खोला खुद से और फ्रिज खोलने के बाद उसने तरबूज निकाला। तरबूज अब उसने अंदर नहीं खाया बल्कि वो बाहर लेकर गया सेफ स्पेस पे और वहां पर जाकर ये तरबूज खाने लगे। आराम से पार्टी की है, तरबूज लिया और बाहर जाके मजे से उसने जो है तरबूज खाया। पाकिस्तान में भी गर्मियों का आगाज हो चुका है और आपको चौक चौराहों पर जो है तरबूज के स्टॉल्स नजर आ रहे हैं, लोग इसको खाते हैं। हमारे यहाँ सफर में होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप तरबूज का बता सकते हैं देख के, जो सूंघ के वो देख के बताते हैं कि तरबूज मीठा है कि फीका है। लेकिन अब वो मीठा फीका तो छोड़ दें, अब तो रेड जो होता था वो एक अलामत होती थी कि ये अच्छा तरबूज होगा, लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शंस लगाकर उसको रेड किया जाता है। मतलब रेड कलर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तरबूज को भी, ताकि जब उसको खोला जाए अंदर से बड़ा लाल तरबूज। उसको जब आप खाते हैं तो वो टेस्ट, क्योंकि वो केमिकल ही होता है जो कि इंजेक्ट किया जा रहा होता है, तो वो टेस्ट में थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि शायद जिस तरह उसके मीठापन या स्क्रीन जो एक होती थी, एक जो है केमिकल होता है, वो भी बीच में इंजेक्ट किया जाता है, उससे मीठा भी नजर आता है आपको, लाल और मीठा तरबूज। खरबूजा वैसे आप सूंघ के बता सकते हैं कैसे? मुझे तरबूज मुझे नहीं लगता कि आज तक आप सूंघ के बता सकते हैं। मैं तो खरबूजा सूंघ के बता सकती है कि ये मीठा है फीका। क्या निशानी होती है, कैसे क्या उसकी फील होती है, क्या उसकी खुशबू होती है? हाइप मैंने कर दिया है। वैसे बस उसकी खास खुशबू होती है, वो खुशबू उससे आपको थोड़ा पता चल जाता है देख के और खुशबू से कि ये खरबूजा। चले आइंदा मैंने जो है वो खरबूजा लेना हुआ तो डेफिनेटली मैं आपकी खिदमत लूंगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि वो मीठा ना हुआ तो फिर क्या हाल है? चीनी है, मतलब इतने सारे, कोई चॉकलेट रख लेना, कुछ चीनी उसके अंदर ऐड कर लेना, वो तो इतने सारे ऑप्शंस है, वो फिर आप कर सकते हैं। आप शॉप पे जाएं, आप कोई भी जो खरबूजा उठाकर जो शॉपकीपर उसको दें, वो आपको उसको मीठा बनाकर दिखा देगा। कैसे भला? उसने जो छुरी होगी उसको भी मीठा जो स्वीटनर लगाया होगा, जब से काटेगा आप कहेंगे ओ हो कितना डिलीशियस, कितना मीठा और नेचुरल मीठा है। आपने वैसे आज कसम खाई है कि सारे जुगाड़ आपने पाकिस्तानियों के अभी यहाँ पे खड़े होकर आपने बता देना, मतलब ये इतने सीक्रेट्स नहीं आउट करते हो सोशल मीडिया में। अब तो सारी चीजें ओपन सीक्रेट है, ये अभी ओपन सीक्रेट हो चुकी है, हर किसी को मालूम है कि तरबूज लाल कैसे होता है, खरबूजा मीठा कैसे होता है, स्ट्रॉबेरी इतनी रेड क्यों होती है, उसको भी कलर किया जाता है। ऑब्वियसली वो तो अक्सर आप उसको जब हाथ लगाते हैं तो आपको आपके हाथ पे जो है वो कलर भी चढ़ रहा होता है और आपको पता भी चल रहा होता है।
यार ये तो मतलब आपने आज आपने मेरे ख्याल है आप तहिया करके आए हैं, वो जितने भी अब सब्जी और फल फरोश है ना वो आपसे नाराज। देखिए दूर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो कस्टमर है रेड कलर की लाइट्स भी लगा दी जाती हैं ताकि लगे लाल लाल कलर की स्ट्रॉबेरीज हैं रेड। और जनाब आंखों का धोखा जब आप लेकर घर जाते हैं तो बिल्कुल जनाब किसका नाम आदिल बस हौसला। चलिए सारे राज उनके आज नहीं खोलते, कुछ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है जितने फल फरोश है ना आदिल को बहुत धोखे दिए आपने ऑब्वियसली। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वैसे आप जो अपना शो भी करते हैं हम आवाज आप कर रहे होते हैं तो उसमें भी शो है, हम लोगों के पास जाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो बहुत से जुगाड़ जब लगा रहे होते हैं तो उनको अपनी आंखों से देखते हैं कि वो क्या कैसे चीजें कर रहे होते हैं तो पता चल जाती है बहुत सी चीजें। तो इन्होंने कहा कि आगे सबसे आगे में मैं ये सारे जुगाड़ आज मैं बता दूंगा कुछ भी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीजें होती हैं और जिनको नहीं होना चाहिए क्योंकि आप फल खा रहे होते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो, ना कि ये हो कि आप एक तो इतना महंगा फल खरीद भी रहे हैं आजकल आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद आप वही केमिकल खा रहे हैं जो कि आप पूरा दिन बाकी खानों में आप खा रहे हो। तो लेकिन सब लोग इस तरह नहीं करते और कोशिश ये करें जो हम हमेशा कहते हैं ना कि गार्डनिंग रूफ टॉप गार्डनिंग या अपनी जो है किचन गार्डनिंग आप उसका आवाज करें और खुद जो है सब्जी फल उगाएं। घरों में तरबूज उगाएं, आप ये कह रही हैं। जो उगा सकते चले वो उगाएं ना, वो बड़ा जरूरी होता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं जरा नाज नखरों की, इंसानों की नहीं कुत्तों की डॉग्स की। अमेरिका में न्यूयॉर्क में डॉग शो में मालिकान की मेहनत जो है वो खुलकर सामने आई है और जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि डॉग शो में हमेशा जब भी होता है हम देख रहे होते हैं कि खूबसूरती के साथ उनको सजाया जाता है और किसी के बाल स्ट्रेट किए जा रहे होते हैं किसी डॉग के और कुछ को जो है डिफरेंट कॉस्ट्यूम जो है वो दिया जा रहा होता है और हर नस्ल के रंग बिरंगे खूबसूरत अटायर में हमें कुत्ते नजर आ रहे होते हैं जो कि उस शो का हिस्सा होते हैं। जिस तरह हम लोग अपने जो बच्चों को जिस तरह पैम्पर करते हैं यूरोप अमेरिका में इस तरह अपने जो पेट्स हैं उनको पैम्पर किया जाता है। आप बाहर जाएं न्यूयॉर्क की या लंदन की रोड्स के ऊपर जाएं तो इस तरह वो अपने पेट्स को इतना प्यारा बनाकर उसको मतलब इंतहाई ब्यूटी इसके लिए पता नहीं क्या क्या उसके लिए बनाओ संगार उसके किए होंगे और उसको साथ लेकर वॉक भी कर रहे होंगे, पार्क्स में भी घूम रहे होंगे और काफ़ी जो है वो दिलकश नजर आती है। तो डॉग शो वैसे हमेशा हम देख रहे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। स्पेशली मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जब हम स्क्रीन पे भी एक कुछ सेकंड पहले हम दिखा भी रहे थे ना वो जो स्ट्रेट करते हैं उनके बालों को, अब पता नहीं वो होते हैं स्ट्रेट या कुछ भी क्योंकि मैं इतना मुझे नहीं पता कि कुत्तों की कितनी नस्लें होती हैं या किस तरह से वो होते हैं, मुझे मैं इतनी शौक नहीं रखती पालने का, बट एट द सेम टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो स्ट्रेट बालों वाले आ रहे होते हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के हवाले से खबर शेयर करते हैं। चित्राल की बात करते हैं, कैलाश कबीले के कदीम त्यौहार चिलम जोश फेस्टिवल की बात करते हैं। आज उसका तीसरा रोज़ जो है वो जारी है और तादाद में अगर देखा जाए कि लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी कैलाश पहुँच गए हैं और फेस्टिवल 4 दिन तक जारी रहेगा। चिल्लम जोशी फेस्टिवल जो है इस नाम से ज़ाहिर है इसको लोग याद रखते हैं, जानते हैं वहाँ तक, और लोग जो पहुँच जाते हैं वहाँ पर वो यही कह रहे होते हैं कि बस हमने पता नहीं क्या चीज़ एक वो कर, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली भी इतना फेमस है कि जितने भी गैर मुल्की भी मौजूद होते हैं पाकिस्तान के अंदर हो या लोग प्लान करके स्पेशली इस फेस्टिवल के लिए आ रहे होते हैं जहाँ पर कैलाश की खूबसूरत इस कबीले की जो सकाफत होती है उसको दिखाया जा रहा होता है। जितनी ख़वातीन होती हैं वो कैलाश का जो अटायर होता है उस अटायर में अपना जो ज़बरदस्त तरीके से अगर देखा जाए ना कि वो उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कलर्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और एक खासा मतलब फेमस है दुनिया भर में से इस दिन को इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। अच्छा एक बात बताती हूँ कि शोएब को बड़ा शौक है, वैसे उनको ऐसे घूमने फिरने का उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो चिलम जोश फेस्टिवल की वो बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं और लास्ट ईयर भी ही प्लान के अच्छा मैं जाना चाहता हूं, कुछ कैप्स लेकर अपनी तो कोयटा चले गए। अब वैसे इधर भी इनको जाना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो हमें वहाँ पर जाकर लोगों से बात करके लाइव मनाजिर हमें हमसे शेयर करें। बिल्कुल कोयटा से जी शेयर जल्दी से पहुंचे आप। चिलम जोश भी हमें दिखाएं, आपने कोयटा की कैप और कोयटा की जूतियाँ, आइसक्रीम, कराटे बहुत कुछ दिखाया ना करें, उनको एक बहाना मिल जाएगा एक और जगह पे जाने का, उनसे कहेंगे बस चले वापस आ जाए। सही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी और दूसरी एक चीज़ ये कि मतलब घूमना फिरना वैसे ही बड़ा अच्छा होता है कि ऑब्वियसली आप घूमते फिरते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए बहुत अच्छा, फैमिली के साथ जब आप जाते हैं तो वो और बड़ा ज़बरदस्ती चीज़ हो जाती है। आज की अगर बात की जाए आदिल तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फैमिली डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल फैमिली डे, यानी ख़ानदानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद फैमिली की अहमियत को उजागर करना है और इस दिन की मुनासबत से मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर हम देख रहे होते हैं तकरीबात का एहतमाम भी किया जा रहा होता है, वर्कशॉप, सेमिनार्स और ऑब्वियसली ये सारे प्लान्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि किस तरह से हम अपनी फैमिली की अहमियत, क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ है ना तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि ठीक है ये तो यही है, मेरे भाई
भाई है, बहन है, बाकी रिश्तेदार है, ये तो यही है, इन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाते हैं किसी भी तरह से, गेट टू नो के उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो आज ये कि जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे होते, भाग रहे होते हैं हर वक्त अपनी ज़िंदगी में, भागम भाग, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वहीं पर प्लान करें अपने दिन को इस तरीके से कि अपनी फैमिली को टाइम प्लान कर लिया, आप फैमिली के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर चले गए, लंच पर चले गए, डिनर पर चले गए, लेकिन वहाँ पर भी आपके हाथ में मोबाइल है, सब लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे। सारी फसाद की जड़ी है फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है। आपने एक जापान की मैंने वीडियो देखी कि वो कुछ लोग हैंग आउट करने गए फैमिली बाहर, उन्होंने तमाम मोबाइल फोन इकट्ठे कर साइड पर रख दिए कि जितनी देर हम एक साथ मौजूद हैं उतनी देर हम चलें, अपना जो टाइम है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, शादियों पे भी अक्सर हम देख रहे होते हैं और रिसेप्शन पे वो फोन ले लेते हैं और टैग्स लोगों को दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाएंगे। तो प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से भी ज़ाहिर है उनकी पिक्चर्स और वीडियोस वो कोई ना बनाए, लोग नहीं चाह रहे होते कि रैंडम चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये चाहते हैं कि आप उस मोमेंट में रहकर उस शादी को आप एंजॉय करो। तो जी आज अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट का सेशन जारी है, गुज़िश्ता रोज़ भी ऑल तो इजलास मछली मंडी बना रहा, लेकिन अली मोहम्मद खान ने जो स्पीच की वो बड़ी अच्छी और खुशाइन स्पीच थी कि नेशनल असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं उनको डायलॉग करना है, डायलॉग का आगाज़ जो है वो पार्लियामान से होना चाहिए। उन्होंने कहा हम कि कोई ब्रोकर नहीं है, कोई डीलर्स नहीं है, हम सियासतदान हैं, मिल बैठ के बात करनी है, इनिशिएट करें। साथ ही साथ जो उन्होंने स्पीकर को भी समझा, उनको भी उन्होंने कहा कि आप इनिशिएट करें, बातचीत का आगाज पार्लियामान के अंदर से हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम बात करने के लिए किसी को इंटरवीन करने के लिए कहा गया और बात करने की बात हो रही है। एटलीस्ट देखिए, बात करने की बहुत ज़रूरत है, जब तक बात नहीं करेंगे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक कमेटी बनाई हुई है जो सियासतदान से मुज़ाकरात करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पहल करे और एक सियासी कमेटी बनाए और पार्लियामेंट से डायलॉग का आगाज़ हो। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक और पेशरफ्त हुई है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, काफ़ी टाइम से ये मामला जो है ज़ेर इल्तवा था, इस पर जो है बहस भी हो रही थी, मुख्तलिफ नाम भी सामने, मरवत साहब आए और नॉमिनेशन उनके ख़त्म हो गई है। शेख वकास अकरम साहब रुकने कौमी असम्बली जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको इस सीट के लिए नॉमिनेट कर दिया। बड़ा इंतहाई अहम ये बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो अब इस क्वेश्चन में कि मौलाना साहब को जो है वो साथ मिला लिया जाए और ऐसे में जाहिर है बानी पीटीआई की तरफ से भी कहा गया कि मौलाना साहब के खिलाफ जाहिर है कोई बयानबाजी ना करे और ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब वो मंजर आम पे हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। तो आज जरा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। वैसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात के हवाले से ही बात करेंगे। काफी अरसा गुजर गया, हम बात यही सुन रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कमेटियां बना दी गई हैं दोनों तरफ से। अब समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात आखिर होने किससे हैं, नंबर वन। दूसरा ये कि जो अली मोहम्मद खान ने स्पीकर असेंबली से कहा है कि वो हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने में अपना किरदार अदा करे, क्या कहेंगे? सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? स्पीकर जो है वो ऑलरेडी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन को बिठा चुके, जहाँ बहुत सारे मामला तय हुए और उमर अयूब ने जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने उन तयशुदा मामला की खुद खिलाफ वर्जी की, वो सब पे तनकीद करते रहे। और जब उनके दादा हजूर पे, क्योंकि उनके दादा बाद में बने हैं, वो पहले पाकिस्तान पे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और फील्ड मार्शल बने, वो पता नहीं वो कौन सी जंग जीती थी, ये भी सवाल अब आएगा कि हमें तो कहानियां ही सुनाई गई ना जंग जीतने की हर दफा, और हम कौन सी जंग जीते। तो फिर आपने उनकी हालत देखी थी ख्वाजा आसिफ के दो फिक्रों पे। तो जो कमेटी की बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये बात अगर असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज बात कर रहे होते, गंडापुर साहब बात कर रहे होते, जो इनमें से 4 में से 3 लोग कमेटी में शामिल हैं जिनको मैंडेट दिया गया बातचीत का, लेकिन ये लगा के कि MQM नून और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी। लिहाजा अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है, क्योंकि जिनको मैंडेट दिया गया है उन्हें साथ मना किया गया है कि इन 3 के अलावा आप सबसे बात कीजिए ताकि अपने साथ इकट्ठा कर लें। लेकिन आमिर साहब ऐसे मतलब तजवीज तो कोई भी दे सकता है। एक मिनट, या उनके साथ बात कर लें जिनको ये कहते हैं कि इख्तियार तो आर्मी के पास है, लिहाजा बात उनसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे जो तजवीज़ है, अली मोहम्मद खान साहब बड़े अच्छे गुफ्तगू करते हैं, ठंडे मिजाज के हामिल आदमी हैं, मसाइब भी खूब झीले और अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात बराए बात है, ये उन लोगों की तरफ से आनी चाहिए जिनको इख्तियार दिया गया। अब उस इख्तियार के अलावा एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं और एक बैठे हुए हैं बैरिस्टर गौहर, क्योंकि हामिद रजा साहब की तो जिनको पार्टी का चेयरमैन बना के 82 अरकान उनकी लपेट में दिए गए हैं, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पे जो नामजदगी को बरकरार रखवा सकते। सच्ची बात तो यही है ना। लिहाजा आप बात करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन जाएं और जाके स्पीकर से कहें कि जी हम अपने लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की कोलिशन का एक बनाए वफ्त और अपने चैम्बर में मुलाकात कराएंगे, ये बात बन जाएगी। ये वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह सकते हैं कि जी हम बातचीत। अली मोहम्मद खान साहब अकेले कह सकते हैं, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी
बयान देने की सूरत में नहीं कर रहे। हाँ, उसका ये पॉजिटिव पहलू है कि लोग अब ये समझते हैं कि चूंकि हम पार्लियामेंट में आए हैं और हम तो ये बात दिनों से कह रहे हैं, फिर आपका रास्ता है ही पार्लियामेंट से कि अब वहां बैठ रहे हैं गुफ्तगू का हिस्सा निकलिए। आपने जो कानूनी अदालती इस्लाहात करनी है और कानूनी पे उन ये मुशावरत जो आपके मफाद कम अज कम उनके ऊपर आप गवर्नमेंट से कहें कि ये चीजें आइंदा के इलेक्शन को ठीक करने के लिए हैं, अदालत इस्लाहात के लिए हैं, इनके अंदर हमें मामलात को इलेक्शन कमीशन को ठीक करना है। तो ये हमारी तजवीज़ है, आप बात कीजिए। मतलब तजवीज़ की बात होनी चाहिए। रान साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह बात कर रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसला साजी है उसमें थोड़ा सा वीकनेस हमें दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आए जो फैसला साज बन गए, जो सियासत में नौमलूद थे। अभी हम जिस तरह फवाद चौधरी साहब का तस्करा कर रहे थे, जो इस तरह के सीजनड लोग हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, दोबारा से पार्टी में आना चाह रहे हैं। अगर इस तरह के लोग दोबारा आगे आएंगे तो आप नहीं समझते कि उसके आने के बाद मामला बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे, कोई फाहम तफहीम से चीज़ें बेहतर होंगी? फवाद चौधरी ना जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कमजोर पड़ गए, फिर भाग पड़े, फिर दौड़ पड़े, फिर पार्टी छोड़ गए, फिर वापस आने के लिए भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो अब तक इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया, पता नहीं यूटर्न कब ले लें, कि जब तक वो बाहर नहीं आएंगे अब इन लोगों की वापसी का सवाल पेंडिंग है। इस वक्त फवाद चौधरी साहब एक अच्छे वकील हैं, एक अच्छे गुफ्तगू करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी कौन सी हैसियत है पीटीआई के अंदर, मुझे बता दें। वो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गया, वो कहते हैं नवाज शरीफ के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता। वही बड़े सियासतदान है। वक्त ने सिखाया ना इनको, क्योंकि उस वक्त ये नारे मार रहे थे कि जी कोई बंदा है ही नहीं नवाज शरीफ नामी, वो तो लंदन चला गया, भाग गया, उसने तो आना ही नहीं है। ये फवाद चौधरी के फिक्रे हैं, मेरे नहीं है। और आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वही एक ऐसे आदमी हैं जो ठीक कर सकते हैं। तो भाई हालात जब संभल गए हैं, लेकिन एक तो ये कि आप पार्टी में नहीं है, आप भी पॉलिसी के मतलब मैंने तो उसको भी कहा जो पार्टी का एमएनए है अली मोहम्मद खान, अथॉरिटी नहीं रखते, वैल्यू रखते हैं अपनी जगह पे कि एक एमएनए है, पीटीआई के सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। लेकिन खान साहब ने जिन लोगों को इख्तियार दिया है, क्या वो इस बात मुत्तफिक हैं? अभी तक मैंने नहीं देखा। तो ये बात बराए बात है, अल्लाह करे कि कभी ये सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन खान साहब बात करने देते नहीं है, चलती हुई बात को भी रोक देते हैं। अच्छा आमिर साहब, ऐसे में अब देखा जाए तो अंदरूनी इख्तलाफात भी पीटीआई के ज़ाहिर है वो तो मंजर आम पर आ रहे हैं, कभी मीडिया के थ्रू, कभी किस तरह की बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ आ रही होती है सामने। शेर अफजल मरवत साहब का नाम ज़ाहिर है पहले नॉमिनेट उनको किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, और अब जो है वो शेख वकास अकरम का नाम फाइनली जो है वो पेश कर दिया गया है। मरवत साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, आकर मीडिया पे भी जब भी बात हो रही थी तो इजलाह खान साहब ने मेरा नाम दे दिया और ऐसा हो नहीं सकता, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो जाहिर है वो भी एक शौक तो उनको लगा होगा इस चीज का। खान साहब ने पहला नाम दिया था असद कैसा कि उसे स्पीकर बनाए, और झगड़ा का नाम दिया था कि उसे वजीर खजाना बनाए। सा काम हो गया, बस ये नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह जो प्रोग्राम बना के उन्होंने अपना चलाया था और जिन फिक्रेबाजी पे वो आगे आए थे, उन्हीं के हाथों वो उनका अपना प्रोग्राम वहीं पहुंच गया जहां वो दूसरों के प्रोग्राम को कहते थे। तो वो अब मुश्किल में है। उन्होंने कहा है मैं बयान नहीं दूंगा, मेरा लीडर मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि शो काज नोटिस का जवाब देना है। उन्हें समझ आ गई है कि उनका जो काम था और इस्तेमाल था वो हो चुका है। अब वो लोग आ गए हैं जिन्हें आगे सियासत लेके जानी है, अब उन्हीं के पास जा रहे हैं और वो पीछे हटा दिए गए। और ये जो अंदरूनी इख्तलाफ की बात आपने कही, देखे बड़ी पार्टियों में ना इख्तलाफात होते हैं, लोग आगे पीछे होते रहते हैं। जावेद लतीफ साहब को आप देख रहे हैं, उन्हें वफाकी वजीर रखा शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वजारत कोई नहीं दी थी। वजीर बेमहकमा रहे कि वो एक प्रेशर था कि उन्हें वजीर रखा जाए, वो रख लिया, लेकिन वजीर नहीं बनाया गया। राना सनाउल्लाह आ गए हैं एडवाइजर तौर पे, जावेद नहीं आए हैं। वो भी 2-4 दिन ब्रेक है, फिर उसके बाद वो दोबारा इंटरव्यू देंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू बदल चुकी भी है। ये होता है इक्तदार में बैठे हुए लोगों का और इक्तदार से बाहर बैठे हुए, चाहे वो पार्टी। अच्छा रान साहब, यहाँ पे एक और चीज, आप इक्तदार में रहने की जो बात कर रहे हैं, क्या मियां साहब को किसी स्टेज पर सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई कि उनको प्रेसिडेंट बनने की ऑफर हुई हो? क्या इतलात हैं? क्योंकि बहुत से सियासतदान इस पर बात कर रहे हैं कि उनको ऑफर्स दी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। कौन से सदर पाकिस्तान की? जी, सदर पाकिस्तान किसी स्टेज पे सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की हो? नहीं, वो फिर पीपल्स पार्टी को ऑफर करते हैं ना कि आप वज़ीर आज़म बना लें। ऐसे तो नहीं होता ना, सियासत बड़ा सीधा सीधा खेल है। यहाँ पे कोई वो नहीं है पाकिस्तान की तरह, जैसे हम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जज्बाती हो जाते हैं और फिर लात मार के भाग जाते हैं कि भागो हमारा काम तो हो गया। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने सदारत ली है ना, BISP आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता और चीजें आएंगी। आपको और उनको देखना यह है कि उन्होंने एक सौदेबाजी की है जिसे सियासी सौदेबाजी है कि आप सदर लाएं, हम आप वज़ीर आज़म ले आए। उनका सदर
अब नहीं जा सकता शरीयत के अलावा, लेकिन वजीर आज़म धड़न तख्ता एक समय में हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी अपनी हमायत खींच ले। लेकिन पार्टी को भी उसकी कीमत तो बहुत बुरी चुका है। इमरान खान इस कार्य है दुश्मन के साथ लड़ाई में, तो जो ब्रोकर्स हैं आप उनको इस तरह धोखा भी नहीं दे सकते फौरी तौर पे। हाँ, अदले का बदला 2.5 साल बाद कुछ हो जाए फिर देख लें आप। अच्छा, मौलाना जो है वो करीब आ रहे हैं। रान साहब, मौलाना और इमरान खान जरा करीब आ रहे हैं क्योंकि बानी पीटीआई ने उनके खिलाफ बयान देने से भी रोक दिया है, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं? देखें, अपोजिशन की जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए अलार्मिंग तो होता है। और मौलाना इस वक्त जब पीडीएम बनाया गया था तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने उन्हें सरबराह बनाया था आगे करके। नवाज शरीफ लंदन में थे, आसिफ जरदारी यहाँ पे थे, लेकिन ये भी कहा गया था कि रोटेशन में हम लाएंगे सरबराह, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के अलावा कोई नहीं आया था। अब इमरान खान बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना भी इफ एंड बट्स के साथ बहुत कुछ करते हैं। आप इतना सीधा सिलसिला ना करें। मौलाना ने जब भी कोई बात की है, देखें वो पीडीएम की गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने पूरा हिस्सा वसूल किया उस पीडीएम की सरबराही का और अपनी पार्टी का। उन्होंने अपने बेटे को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया, बाकी ली वजारतें सूबों में ली, हर जगह पे वो हिस्सा मांगते हैं। तो केपी में तो गंडापुर साहब के साथ उनका बिल्कुल, मतलब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, बहुत बड़ा बैर आपस में एक दूसरे के साथ। फैसल करीम कुंडी एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, बिल्कुल ये 3 हल्के के सियासतदान है, तीनों एक ही हल्के के सियासतदान है। और जब वो बैठेंगे बातचीत होगी, क्योंकि मैंडेट अगर चुराया गया मौलाना फजलुर रहमान का तो वो तो फिर पीटीआई को मिला है ना। यहाँ पे सवाल मौजूद है कि अगर वो हार गए हैं तो फिर मैंडेट किसका चुराया गया है? जो उनका इतराज किस जगह पे है कि बलोचिस्तान में तो उनको ठीक ठाक हिस्सा मिला है, खुद भी वो वहां से एमएनए बने हैं। और अगर उनकी लड़ाई मुक्तदरा से ना होती एस्टैब्लिशमेंट से तो वो बलोचिस्तान में हुकूमत का पार्ट हो सकते थे, लेकिन तय हो गया, इसलिए गुस्से में भी बहुत है। लेकिन वो इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि इमरान खान के लाई लग हो क्या और आगे चल पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है उनके अपने इफ्स एंड बट्स हैं और ऑब्वियसली वो अपनी शराइत पर ही आएंगे। अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद का पार्ट बनेंगे भी तो ज़ाहिर बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम मामलात किस तरह से तय होते हैं वो आगे चल के हमें पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अब बात करते हैं कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात की, जो कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है कराची में वो मजाक बन के रह गया है। शहर भर से इम्तिहानात के दौरान शदीद बदनज़मी की खबरें भी आ रही हैं, जिसमें महकमा तालीम की कारकर्दगी पर भी एक बार ज़ाहिर संगीन सवालात उठा दिए हैं। एग्ज़ाम से कबल हज़ारों तलबा की बात की जाए तो उनको एडमिट कार्ड्स नहीं दिए जा रहे थे, जिस पे हमने बड़ी डिटेल में बात भी की थी और ज़ाहिर वहाँ के हालात भी बताए थे। अब जो है वो स्टूडेंट्स मैट्रिक बोर्ड में ही ज़ाहिर वहाँ पर वो पर्चा दे रहे हैं उस ऑफिस में बैठ के। इम्तिहानात के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग, उसकी वीडियोज़ हमारे पास मौसूल हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें खबरें बता रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी साथ साथ सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इस चीज़ का हमें उनको सामना करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम एक अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर नकल के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चे भी दस्तयाब हैं और एग्जामिनेशन हॉल में भी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी का जो पेपर है वो भी सोशल मीडिया पे आउट हुआ है और जिसको अभी वो बिल्कुल जेर बहस है और लोग उसको रीशेयर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ताखीर भी हुई पेपर्स देने में, तो ये भी एक मामला सामने आया। तो आज इसी हवाले से बात करते हैं कि हमेशा ये क्या होता है बोर्ड के एग्जाम में। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सेकेंडरी बोर्ड कराची सैयद शर्फ अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये हर मरतबा इस तरह की बदनज़मी हम देख रहे होते हैं, ये तो मामूल बनता जा रहा है। मतलब इस मरतबा ये चीज़ें सामने आई हैं, अगली दफ़ा दोबारा कुछ होगा, फिर कहा जाता है नहीं जी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, मैनेज होंगे, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती हैं। एक्चुअली कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके डायनामिक्स पाकिस्तान के तमाम शहरों से डिफरेंट हैं। यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा बच्चे इम्तहान में अपेयर होते हैं और जहाँ पे जो है 4,60,560 के करीब सेंटर्स होते हैं। अब ये जो है मोबाइल का ज़माना है, हम जो है सेंटर्स पे पेपर जो मज़ाफ़ाती इलाकों में हैं 40 से 50 मिनट पहले और जो करीबी इलाके हैं उनमें 20-25 मिनट पहले सेंटर्स पे पेपर पहुंचा देते हैं। जब 50 मिनट पहले 40 मिनट पहले पेपर सेंटर पे पहुंच जाता है तो ये सेंटर सुपरडेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सेंटिटी का ख्याल करे और उसकी जो है वो आउट होने में शामिल ना हो। असातिज़ा कराम होते हैं, जो सेंटर सुपरडेंट होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो स्कूल के टीचर्स होते हैं जो वहाँ पे जो है ड्यूटी करते हैं। तो ये एक किस्म की जो है वो जो मामूल बन चुका है वो ये कि जब हम सेंटर पे पहुंचाते हैं और सेंटर सुपरडेंट वो खोल के अपनी जो है वो जो है अच्छा सर, ऐसे में 20-25 कता कलामी की माजरत सर,
बोर्ड की क्या जिम्मेदारी होती है ऐसे में? जरा मुझे बोर्ड की जिम्मेदारी के बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि वही सवाल फिर आपसे किया जाए। बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि एक पेपर को सैनिटी के साथ, हिफाजत के साथ जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंचाए, ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी जो है वो कंडक्ट करने के लिए और वहाँ के अमले की सुपरविजन करे। ठीक है जी, ये जिम्मेदारियां ये देखिए बोर्ड जो है हम देख रहे हैं कई साल से उसके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन जो अब माफियाज हैं उन्होंने जिद्दत और जदीद जो साइंस है उसके टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया है। पहले एक बूटी होती थी, अब पूरा पर्चा जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर पेपर से पहले मिल जाता है। बच्चे मेरे ख्याल से पेपर की तैयारी नहीं करते होंगे, व्हाट्सएप पे पर्चा ढूंढते होंगे कि उसके आंसर मिल जाए, बड़ा ईजी हो गया, तो उनका मुस्तकबिल हम लोग ख़राब कर रहे हैं। नहीं, पहले भी आपको पता होगा जिस तरह से कॉपी होती थी, एक पेपर को देखकर लोग चीटिंग करते थे, अब वो पेपर के बजाय जो है मोबाइल आ गया था। हमने जो है वो अपने एडमिट कार्ड पे भी रेड लाइन से लिख दिया था कि मोबाइल फ़ोन लाने पे पाबंदी है, और गवर्नमेंट अफसर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था सेक्शन 144 पे जारी किया था, उस पर भी लिखा हुआ था कि जिस स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन लाने की पाबंदी है। अब मोबाइल फ़ोन हतल इम्तान कोशिश की जा रही है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चे न लाएं, अगर कोई लाए तो जैसे चीटिंग में उनसे पेपर लिया जाता था, इस तरह मोबाइल फ़ोन छीन के कन्फिस्केट करके जो है उनका रखा जाता है सुपरडेंट के कमरे में। उसके बावजूद अगर पहले के ज़माने में भी लोग कॉपी करते थे, और अब इस ज़माने में वो जो चेता लोग होते हैं वो कॉपी करते हैं। अब आप बताएं 4 लाख बच्चों में से जो है अगर कुछ बच्चे इस चीटिंग से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो उस चीज़ को सद्दबाब करने के लिए हमारे तरफ कोशिश कर रहे हैं। हमने PTA को भी ख़त लिखा हुआ है कि जी आप जो है इसको जैमर्स लगाएं किसी तरीके से, जो जहाँ पे सेंटर्स हैं, जैसे मैंने बताया 557 सेंटर्स हैं। अब 557 तमाम मुज़ाफ़ाती इलाकों में है, और जहाँ पे कोई इशू जो है नहीं होता। अगर जिन सेंटर पे जो है वो जो बीजा निशानदेही करता है, वो 557 में से 3 सेंटर, 2 सेंटर, 4 सेंटर जहाँ पे कोई इशू होता है और उसको बारहा उछाला जाता है। लेकिन शाह साहब वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स भी आपके जानिब से बनाई गई होंगी, डेफिनेटली वो भी वहाँ पर जाके पूरे मामलात को जो मॉनिटर करते होंगे। इसके साथ हम देखते हैं जिस तरह आपने बता दिया कि कराची जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे कैम्ब्रिज का, ब्रिटिश काउंसिल के एग्जाम भी होते होंगे, वहाँ भी इतनी ही बड़ी तादाद में कह लें कि सामो मुल्क के दूसरे इलाकों के निस्बत ज़्यादा बच्चे होते होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन हर बार जो मैट्रिक या FSC के एग्जाम है वहाँ पे हम देखते हैं सूरत हाल है। उसी में कराची से 35,000 38,000 से ज़्यादा बच्चे अपेयर नहीं होते। मेरे पास 4 लाख से ज़्यादा लोग अपेयर बच्चे अपेयर आपके पास मैन फोर्स भी तो नहीं होगी ना, इंतजामात इतने बड़े होंगे। जी सर, हम वो हमारे जैसे मुज़ाफ़ाती इलाकों में छोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे पास जो है वो गरीब आबादियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ पर जो है छोटे छोटे स्कूल हैं, और वहाँ पे जो है जो स्कूल हैं उनमें से बेहतर को जानकर, जिसकी रेपुटेशन कंपैरेटिवली बेहतर होती है, उसको हम सेंटर बनाते हैं, उसको जो है इंचार्ज किया जाता है। 80% स्कूल हमारे पास जो हैं वो प्राइवेट हैं, फ़कत 20% स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। तो इसीलिए जो है हमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि 80% स्कूल को डिसिप्लिन में लाना हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। सर आपका तो ये तो इसका मतलब ये सर एक सेकेंड, इसका मतलब ये कि आपकी तो कैपेसिटी नहीं है लोगों को मैनेज करने की। मतलब अगर 4 लाख लोग आपके पास आते हैं, अपेयर होने, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो मैनेज नहीं होंगे। अगर कैपेसिटी नहीं है तो इस ओहदों पे आप लोग बैठे क्यों हैं? नहीं, कैपेसिटी की बात क्या है? आपको मैंने बताया कि 507 सेंटर में है, अगर 3-4 सेंटर में कोई इशू होता है तो वो ये कैपेसिटी उस परसेंटेज निकालें कि कितने जो है परसेंट पे इशू हो रहा है। सर एक सेंटर में भी अगर ये इशू होता है, एक सेंटर में भी अगर वो इशू होगा तो एक सेंटर में भी तो जिम्मेदार तो है ना आप। एक सेंटर में भी कैसे ये इशू हो सकता है? नहीं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी जब तक पेपर वहाँ पहुँचाते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कोताही करता है, कोई टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जो है सरोकार लाता, तो उसको हम ऑन टास्क लेते हैं, उसको हम दोबारा डिबार कर देते हैं, उस सेंटर को दोबारा नहीं सेंटर बनने देते। चले शाह साहब, ये तो एग्जामिनेशन डे की आप बात कर रहे हैं, जिस रोज पर्चा है उस दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसे देखें जब पूरी तैयारियां चल रही होती हैं, एडमिट कार्ड बर वक्त नहीं दिए जाते, वहाँ पर बिजली का, पानी का इंतजाम नहीं किया जाता उस तरह से। बच्चे हम देखते हैं मुश्किलात में होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं, अपना जो स्वेटिंग है वो साफ कर रहे होते हैं, साथ साथ अपना एग्जाम भी दे रहे होते हैं। तो ये सारे मामला तो बिफोर टाइम हल हो सकते हैं ना? जी, वो मैंने बताया जैसे कि अगर पूरे दिन में अगर 2-3 सेंटर में कोई इशू होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई KE का काम है, कराची इलेक्ट्रिक का, उनको 12 खत लिखते हैं, गवर्नमेंट ने उनको कहा है। वाटर सप्लाई का गवर्नमेंट का काम है, और वहाँ पे मौजूद इंतजामिया काम है कि बच्चों के पानी का इंतजाम करें। जो हम पहले हमारे जो है वो
अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि उनको पानी देना है, कि हम पैसे देते हैं उनको ठंडा पानी पिलाने के, सेंटर्स में पैसे देते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक को गुजारिश करते हैं कि जी 12 ये हमारा सेंटर लिस्ट है, यहाँ पे जो है आप जो है वो तत्ल पैदा न करें ताकि बच्चों के 2 इम्तिहान ना हो, एक इम्तिहान जो है जो पेपर दे रहे हैं और दूसरा सब्र का इम्तिहान। तो बच्चे जब 2 किस्म के जो है इम्तिहानों के लिए में तैयार नहीं होते और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हत्ता अभी बहुत भी कुछ करने की जो है गुंजाइश है और हम कोशिश करें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सही करें, लेकिन फ़कत हमें मेन जो मसला मतलब है, जो आप जो फरमा रहे हैं उससे तो ये लगता है कि बच्चे जो है एग्जाम की जगह जो सब्र का इम्तिहान है सबीन वो ज़्यादा दे रहे हैं और ज़ाहिर है इसको हल होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि अगले साल भी हम यही खबरें सुन रहे हो कि या इस तादाद में और चीज़ें इजाफा हो रहा है, या अगर इसी तादाद में भी होती है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वीडियोस जो सामने आ रही है, एक हाथ से वो पंखा झोल रहे हैं पेपर से, किताब से, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो अपना पेपर हल करें। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे ये डिजर्व नहीं करते। हमारी यूथ है, ये हमारी कौम का सरमाया है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। शाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। 20-21 साल की उम्र की जब हम बात करते हैं तो हम अभी सोच रहे होते हैं किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हमें करना क्या है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि उनके अंदर टैलेंट क्या मौजूद है। हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ में लगे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में उस तरह से प्लान नहीं कर रहे होते। यही होता है कि अच्छे मार्क्स ले लें, देन वी विल डिसाइड कि हमने करना क्या है। वैसे माँ बाप देख रहे होंगे सबके तो मार्क्स से ना, लेकिन हमारा तो टाइम गुजर गया, हमने जो करना था कर लिया। पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स पे छोटी उम्र में काम करना ज़ाहिर वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इसी हवाले से आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तरह तरह की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई फनकारों की तस्वीरें बनाई हैं, जबकि वो बाबर आजम और आतिफ असलम समेत दीगर सुपरस्टार्स की तस्वीर भी बना चुके हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए उनकी फोटोग्राफी की, फैशन फोटोग्राफी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी, जो है वो ब्रांड्स के लिए वो फोटोशूट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा 21 साल इनकी उम्र है और साथ साथ जो है वो फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स को बना रहे हैं। एग्जैक्टली, और बहुत सारी चीज़ें सारा वो साथ लेके चल रहे हैं। आप जरा पूछते हैं कि 21 साल की उम्र में किस तरह से उन्होंने ये काम किया। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, 11 मई को जो कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स हुए उसमें भी उनको अवार्ड से नवाजा गया। एग्जैक्टली, राइजिंग स्टार इनको जो है ये इस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज रखते हैं हम बात कर रहे हैं सबूर अकरम की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अवार्ड की। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सबूर, इतनी छोटी सी उम्र, सबसे पहले तो ये बताएं, ठीक है काम पे ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त 20 साल 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो आपको देख भी रहे हैं। किस तरह से अपनी डायरेक्शन का तयन किया जाता है कि ये मेरी स्किल्स हैं जिन पे मुझे काम करना है? बस आई थिंक कि हमारे पास जो टाइम का एक एलिमेंट है ना, बहुत लिमिटेड होता है हर किसी के पास। सो हम लोग काफ़ी जो जैसे मेरे एज के जो बच्चे होते हैं, मेरे जो अपने फेलोज होते हैं, सो आई सी एवरीवन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स कि अपने फ्यूचर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आई थिंक आपको जिस चीज़ में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, आप टाइम वेस्ट करे बगैर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अच्छा, ये टैलेंट है, सीखा कब आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीर बनाना कब सीखा आपने? I started I'm doing photography for the past 9 years और AI के साथ I started working last year. अच्छा, और ऑब्वियसली उसमें अच्छा अब जाहिर है ज़बूर ऐसे में है कि ज़ाहिर आपने जिस तरह से बताया कि ज़ाहिर आपको अपने टैलेंट का पता चलता है और उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। सो अब AI के थ्रू ये कब आपने सोचा कि आप मज़ीद जो है वो अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं? कब आपको लगा कि हाँ इस टैलेंट को आपने बहुत अच्छे से स्किल को आपने आगे पॉलिश करना है? अब AI जब मैंने यूज़ किया था तो मेरा एम ये था कि मैं ऐसे सिनेरियोज बनाऊं, ऐसे पोस्टर्स बनाऊं और ऐसे फिल्म्स बनाऊं जो ऑब्वियसली बजट वाइज मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट AI के ऐसा टूल था जो आई थिंक मेरे इतने साल की जो लर्निंग थी इन फोटोग्राफी वो मैंने यूज़ की विद AI और उससे मैंने ऐसी चीज़ें निकाली दैट आई कैन रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल मीडिया कि मतलब पाकिस्तान के पास भी ऐसा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं, कल्चर है, हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं,
हम उनके बारे में अगर फिल्म्स बनाना सीखें, हम उनके बारे में एक प्रॉपर एसेट्स यूज़ करें ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। सो मेरा सिर्फ प्राइम मकसद वो था कि हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान का कल्चर ला कर रख सकें। अच्छा, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, साथ साथ जो है इंटरनेशनल जो काफ़ी फ़नकार हैं उनकी भी तस्वीर बना चुके हैं। लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कई स्टार्स की आपने तस्वीर जो है AI के जरिए बनाई है। सबसे अच्छी आपको अभी तक की पिक्चर अपनी और स्पेशली किन तक आपने पहुंचाई भी है, किसने अप्रिशिएट भी किया है? जब मैंने ये सारा जब सारी सीरीज स्टार्ट हुई थी तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको इतना अटेंशन मिलेगी, बिकॉज सबसे पहले इंडियन आर्टिकल्स और इंडियन मीडिया ने तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रैब ऑन किया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स डाले थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिव आर्टिकल्स डाले थे कि देयर इज़ अ किड अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ जो हमारे बारे में इतना अच्छा लिख रहा है, हमारे बारे में पोस्टर्स बना रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ था। लेकिन जो मेरा अपना से सबसे पर्सनल जब सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था ना वो था जब मैंने अर्तुगरुल की सीरीज़ बनाई थी। अर्तुगरुल की जो अपनी टीम थी टर्की में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फिर कि उनको वो पोस्टर चाहिए थे टू शो अर्तुगरुल इन पाकिस्तान। सो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो उसके थ्रू मिला था। अच्छा, और ज़बूर ऐसे में ज़ाहिर है फैशन फोटोग्राफी भी आप करते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। फोटोग्राफी की ये जर्नी आपने कब शुरू की है और अभी ज़ाहिर है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको आप सर्व भी कर रहे होते हैं। मैंने फैशन फोटोग्राफी स्टार्ट की थी when I was 19 and फैशन फोटोग्राफी मैंने इसलिए स्टार्ट की थी ताकि I can start expressing my creative potential through some manner। और जो भी ब्रांड होता था, अब एक कमर्शियल वर्क भी होता है, देन देयर इज एक्सपेरिमेंटल वर्क। अगेन मेरा सिर्फ एम ये होता था कि मैं ऐसा काम प्रेजेंट कर सकूं, ऐसा काम कर सकूं ब्रांड्स के लिए जो उनकी कमर्शियल वर्क्स को तो पूरा कर सके, लेकिन अगेन इट्स अ वर्क दैट आई कैन रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल मीडिया, ताकि हम दिखा सकें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि देयर इज सो मच पोटेंशियल वी कैन डू। और ऐसे में सबूर ज़ाहिर मैं आपको जब इंस्टा पे मैंने फॉलो किया और मैंने आपकी फ़ोटोग्राफी देखी ओवरऑल, सो मुझे वो बहुत डिफरेंट लगी बाकी जिस तरह आप देख रहे होते काम। और ये बड़ी बात होती है कि आपका काम स्टैंड आउट करे और वो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत डिफरेंट लगी, जिसमें आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग भी मिलती है। ये भी बताइएगा कि आप एक पिक्चर क्लिक करने का क्या प्रोसेस होता है जो कि आपके माइंड में होता है कि क्या चीज़ आपने हाईलाइट करनी है, एट द सेम टाइम एडिटिंग में किस तरह से उसको निखारने की ज़रूरत होती है? जैसे फिल्म में 3 प्रोसेस आ जाते हैं, आपकी प्री प्रोडक्शन आती है, आपकी प्रोडक्शन आती है, देन पोस्ट प्रोडक्शन आती है। वैसे ही फॉर पिक्चर्स मैंने उसको हमेशा वैसे ट्रीट किया है कि आई कैन डू माई रिसर्च और मैं अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। जब मैं प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी अच्छी होती है। और वो मेरे पास बहुत एक स्पेसिफिक माइंड में एक पिक्चर होती है जो मैंने जैसे एग्जीक्यूट करनी होती है, तो मेरे लिए फिर ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आई कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द वे आई वांटेड टू। चलें, आपने अभी स्टिल्स का तो हमें बता दिया, आपने शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी बनाई हैं, सिनेमाटोग्राफर एज ए वहाँ पर भी काम किया है? जी, मैंने शॉर्ट फिल्म्स का तो मुझे बहुत शौक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बरदस्त गई जिसमें लगा कि मेरा काम बहुत अच्छा है और एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिली? When अब दोज हु नो मी उनको पता है कि मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लाइक एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड सुपर हीरो जॉनरा का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। और मेरा बहुत एक बड़ा ड्रीम है कि वन डे आई कैन एक्चुअली introduce a cinematic universe in Pakistan based on these superheroes and अपने original characters बनाए। So उस Spider-Man के लिए ही I created a short film back in 2019, जब 2019-2020 के दरमियान इस टाइम पे थी, जिसके ऊपर मैंने एक खुद ही सेल्फ फंडेड शॉर्ट फिल्म बनाई थी अबाउट Spider-Man और वो उसको बहुत अट्रैक्शन मिली थी। That was self funded और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी शोकेस की थी, वो सिनेमास पे भी लगी थी एंड उसको काफ़ी एक्चुअल स्पाइडरमैन के कास्ट वाले लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था, तो उसकी उस तरीके से वर्क बहुत ज़्यादा थी। सो वो मेरा आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। सबूर, आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ज़ाहिर है आप यंग हैं और माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपना नाम बना चुके हैं, अवार्ड्स आप हासिल कर रहे हैं, हर तरफ से अप्रिसिएशन है। इतनी सी एज में ज़ाहिर है आपको बहुत कुछ मिलता जा रहा है, वो आपकी मेहनत के बलबूते पे मिलता जा रहा है। इस वक्त जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं 20 साल 21 साल 22 साल जिनकी उम्र है और अभी उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह मियाँ, कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना इस काबिल समझा है, उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लेस किया विद ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज़। एंड इफ़ आई कैन एडवाइज एवरीवन माय एज इज़ के काम करते रहें, मतलब जस्ट डोंट गिव अप ऑन द वर्क यू डूइंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो उसके ऊपर बस मेहनत करते रहें, एंड अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हैं तो बजाय कि आप टाइम वेस्ट करें और उसके ऊपर अपने आप को गिल्टी फील करवाने के लिए, आई थिंक इट्स मच बेटर कि आप किसी और सेगमेंट में चले जाएं। मतलब कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, आगे जाते जाएं।
क्योंकि अगर आप अपने आप को रोक देंगे तो देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी पोटेंशियल। एंड द वन एडवाइस आई रियली वांट टू गिव एवरीवन इज कि जितना ज़्यादा बड़े ख्वाब सोच सके उतने ज़्यादा सोचो, मतलब इंक्रीज योर लेवल ऑफ इमेजिनेशन फॉर योरसेल्फ, अपनी पोटेंशियल उसी वे में ग्रो करें ताकि आगे साथ साथ बढ़ते रहें, अपने गोल्स को बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। बस गोल्स अपने डेफिनेटली बड़े रखने। जैसे भी कुछ दिन पहले हमारे साथ जेम्स मैकमिलन थे जो स्पाइडरमैन हॉलीवुड से हमारे गेस्ट थे, जिन्होंने उसको जो एज ए DOP जिसको प्रोड्यूस किया था सारी चीज़ें मामला में, और आज हमारे साथ पाकिस्तानी स्पाइडरमैन के सिनेमेटोग्राफर। एग्जैक्टली, सो ये टैलेंट है, देखिए जी आगे चल के ऑब्वियसली सबूर भी बहुत आगे जाएंगे। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की सबूर के, किस तरह से आपको अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इतनी इस एज में गोल सेट करना, और फिर जो आपके अंदर एक एनर्जी होती है यंग होने की, उसको आप चैनलाइज करें और प्रोडक्टिव वे में आप ज़ाहिर उसका इस्तेमाल भी करें। सबूर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। खुदा हाफिज़।